नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा एक नया सीजन स्टार्ट हो रहा है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। ठीक है जी। एक ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी का जो सीजन है वो हमारा चल रहा है। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और कितने नंबर ऑफ आवर्स का रहेगा कंसेप्ट और कौन सी बुक्स आपके लिए ज़रूरी हैं इसमें। ठीक है, तो वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ पहले, कैसे हमारा प्रोसेस रहेगा ये, और इसका जो क्वेश्चन बेस्ड मॉड्यूल है वो कब से हमारा आप देख पाएंगे। ठीक है जी। तो सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इसको ईएमटी भी बोलते हो, कुछ लोग ईएमएफटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक ही बात है वो तो चलिए देखिए, इसका मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये ज़्यादा वेटेज का नहीं होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स का आपका ये बनेगा। अब ये सब्जेक्ट बड़ा बेसिक सब्जेक्ट है, सही बताऊं तो, और बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो ये सब्जेक्ट में मास्टरी बनाना बहुत ज़रूरी है। जनरली लोग इसको कैसे करते हैं, वो इसको बड़ा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। मुझे ये लगता है कि ये इस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा अन्याय हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको मुझे लगता है कि बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल वे से हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, और बड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड इस सब्जेक्ट को चलना चाहिए, क्योंकि अगर हर फील्ड में आप कोई भी आप सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का या इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई भी सब्जेक्ट आप उठाइए, हर चीज का बेस आपको यहां पे मिलेगा। इसका मतलब ये सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पढ़ना भी उसी तरह से चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं इसकी बुक्स की, तो कौन सी बुक्स इसके लिए जरूरी होती हैं। जनरली एक बुक बताई जाती है और वो है सडीकू। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड सडीकू या पता नहीं सडीकू करके बुक आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय सडीकू करके ऐसे कुछ है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा उस बुक को, वो आपकी पूरी खराब कर देगी आपको। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं, उस बुक को अगर आप इस सब्जेक्ट को सच में सीखना चाहते हो वो बुक मत देखिए। ठीक है, बिकॉज उस बुक में क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स सोल्व करना सिखाया जाता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेहतर है कुछ बढ़िया बुक मैं आपको बता रहा हूं, आप उन बुक को उठाएं और उन बुक से चलें। वैसे मैं बता दूं, इस सब्जेक्ट के लिए एक बुक नहीं है कोई भी। ठीक है, कोई भी एक बुक से आप इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते हो। और जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है उनका भी मैं थोड़ा सिलेबस भी बता देता हूं कि कहां तक हम इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को कहां तक होगी और कहां तक हम इस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, कितना इसमें टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट को कवर करने में। ठीक है जी, तो सारी जानकारी मैं दे देता हूं। और बुक्स में बता दूं, स्टडी को तो नहीं भाई। ठीक है, वो तो यार मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा उस बुक को। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए हैं इस सब्जेक्ट के और उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सोल्व्ड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप वो बुक ले सकते हो। ठीक है, सडीको की जो बुक आती है वो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी करा देगी। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी हम आपको, हमारा जो क्वेश्चन बेस्ड मॉड्यूल है उसमें हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवा देंगे और काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन आपको सोल्ड फॉर्म में दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि कौन सी बुक फिर आप इसके लिए फॉलो करें। जो सबसे रेफरेंस बुक, जो सबसे बेहतर बुक है, मुझे लगता है फिजिक्स के ऊपर जो सबसे बेस्ट बुक अभी तक जो लिखी गई है वो है फाइनमेंट लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 2। ठीक है, तो बिल्कुल बुक का ये नाम है, ये आप इस तरह से आप उसको परचेज कर सकते हो। आप अमेजोन पे भी आपको मिल सकती है वो बुक, फाइनमेंट लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 2। मुझे लगता है कि अब तक की जो सबसे बेस्ट बुक लिखी गई है फिजिक्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, वो आपको ये मिलेगी। हालांकि इस बुक में क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, बट इससे आपको थ्योरी बड़ी बढ़िया समझ आएगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस के लिए वो आप अलग अलग मैं आपको बताता रहूंगा, हमारा क्वेश्चन बेस्ड मॉड्यूल भी आएगा, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बुक आप काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस बुक में भी मैं सारी चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और भी कई सारी बुक्स हैं, तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कौन सी बुक से आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप लेक्चर लगा रहे हो तो उसमें कई सारी बुक्स का ये मटेरियल मिलेगा आपको, कम से कम 10-12 बुक का हमारा जो हमने, क्योंकि मैंने खुद, मेरा ये बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने बड़ा वर्कआउट किया हुआ है इस सब्जेक्ट पे, तो मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए आपको बुक्स की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है, हम कैसे इसको लेके चलने वाले, हमारा क्या पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर। ये बड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, तो इसको मैथ्स की तरह ही पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं ये मैथ में भी आता है, तो मैथ भी इस बार मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो
मैथ्स में भी मैं आपको वेक्टर बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर इन्हीं लेक्चर को मैं वहां पे रिपीट करूंगा, मे भी वही लेक्चर आपके कॉपी हो जाएंगे। तो मैथ में भी ये टॉपिक आएगा, तो आप इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसको मैथ्स की तरह ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट। तो और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटोस्टैट, ठीक है, नंबर 3 मैग्नेटोस्टैट, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है जी। जो 4 इक्वेशंस होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। यहां तक इलेक्ट्रिकल का गेट का सिलेबस है, बट हम लोग इस बार ईएससी को भी टारगेट करके चल रहे हैं, सो दैट ईएससी का, क्योंकि ईएससी का सिलेबस अभी है नहीं किसी के पास, कोई ऑनलाइन दे नहीं रहा है, तो हम लोग इसको अब आपको हम अवेलेबल कराएंगे इस बार, ठीक है, ईएससी का। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे इसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस। उसके बाद आपका आएगा वेव प्रोपेगेशन, नंबर 7 वेव गाइड, और एक है आपका एंटीना, नंबर 8 एंटीना। अब ये इसका पूरा सिलेबस है। ईएससी के लिए अगर आप देखें, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों तो पूरा ही करना पड़ेगा, और ईसी वालों को तो ये गेट में भी पूरा ही है एक तरह से, ठीक है, ईसी वालों को तो पूरा पढ़ना ही है वैसे भी, ठीक है। ईसी में बता दूं मैं, ईसीई में ये करीबन 10 से 12 मार्क्स का आता है, 10 to 12 मार्क्स। और ईसी वालों को जनरली ये वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, बट मैंने देखा है कि हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ईसी के स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका नहीं है बाय द वे, ठीक है, बिकॉज आप फंसोगे, फिर ये बड़े महाभारत बन जाएगा आपके लिए। तो बेहतर है आप प्रॉपर वे से चलिए, शुरू से लेकर आखिर तक। टाइम जरूर लेगा ये, बट इसको सब्जेक्ट को अगर अच्छे से समझ लिया आप, तब आपको असली रियल इंजीनियरिंग का मतलब पता चलेगा। जनरली लोग ये बोलते हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यूज आते हैं लोगों के इधर उधर के, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे सब्जेक्ट आसान होता जाता है। असल में ऐसा नहीं है, ठीक है। आसान इसलिए होता है बिकॉज आप बड़ा फॉर्मूला लेना शुरू कर देते हो बाद में, ठीक है। इनको बड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड शुरू कर देते हो कि फॉर्मूला आ गया, बस उसी के ऊपर क्वेश्चन भी तो उसी लेवल का आ रहा है ना। क्वेश्चन का लेवल ही इतना गिर गया है कि यहाँ पे इतने बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम लोग बनाते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जो लोग बनाते हैं, मुझे तो बहुत उससे गिला है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि उनको अच्छे क्वेश्चन बनाने चाहिए, बिकॉज जो लेवल है एटलीस्ट उसको मेंटेन कीजिए, हमारे बेहतर इंजीनियर निकलेंगे। वो लेवल इतना आसान हो गया कि बच्चे बस वो फॉर्मूला ओरिएंटेड उनको याद करके रट्टा मार के और निकल लेते हैं, ठीक है। इसलिए उनको लगता है कि आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आसान होता जाता है सब्जेक्ट। अगर आप अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे आगे कितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। हाँ, आप इसको एप्लीकेशन बेस्ड रखिएगा, आपको मजे आएंगे कि कैसे सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और यही इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बेहतर भी है। एंटीना की बड़ी सारी डिमांड आई मेरे पास, बिकॉज पिछले साल भी हमने डाला था तो एंटीना, लेकिन हमने थोड़ा सा रोक के रखा था, बिकॉज एंटीना को हम चाहते थे कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में हम डालें, और इस बार हम इसको सोच रहे हैं कि पब्लिक करें एंटीना को, ठीक है। तो सो दैट सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं, कुछ डमी एंटीनाज हैं, उनको भी हम लोग दिखाते हैं कैसे वर्क करता है एंटीना। उसके बड़े बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट आएंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग दिखाएंगे एंटीना पर, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आएगा एंटीना वाला पार्ट, ठीक है, और इसको अच्छे से हम डील करेंगे। मैं बता दूं आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स का क्या रहेगा इसमें। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 120 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम इसमें पूरे में लगेगा। 120 आवर्स कहीं नहीं गया है अगर आप मेरे साथ अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि मैं कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा और मैं चाहूँगा कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए ये सब्जेक्ट में, ठीक है जी। तो सबसे पहली बुक मैं आपको बता दूं जो आपको लेनी है, जो पूरे सब्जेक्ट के लिए यूजफुल रहेगी आपकी, वो है लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 2, फाइनल लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 2, ठीक है जी। तो वो आप ले सकते हो, ठीक है जी। चले दोस्तों, तो ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, ठीक है जी। इसका आप क्वेश्चन बेस्ड मॉड्यूल जो है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, वो भी 30 जनवरी से हमारा आ रहा है, तो आप लोग उसको भी देख पाएंगे, ठीक है जी। तो उसमें हम आपको PDF फाइल देंगे क्वेश्चंस की, और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेक्टर। वेक्टर, अब वेक्टर क्या होता है? देखिए, वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है।
उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं बात करूं फोर्स की, या मैं बात करूं वेलोसिटी की, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की, या मैग्नेटिक फील्ड की, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा और इनकी एक अपनी डायरेक्शन होगी। जैसे फोर्स को अगर मैं बताऊं कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका मतलब फोर्स के पास क्या है, उसकी वैल्यू होगी 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक है, उतने का मैं फोर्स लगा रहा हूं, और डायरेक्शन भी होगी कि किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो वो मेरा वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं वेक्टर से, तो क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और केवल उसके बाद डायरेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं यूनिट वेक्टर को भी डिफाइन कर रहा हूं साथ के साथ। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर को मैं कई बार डायरेक्शन के नाम से भी बोलूंगा कि भाई डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन बताने का मतलब यूनिट वेक्टर बताओ। वो क्या होता है बताओ। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो आपको बस उसका मैग्नीट्यूड हटा देना है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो क्या बचेगी उसके पास, केवल डायरेक्शन बचेगी, तो वो मेरा यूनिट वेक्टर बचेगा। मैं इसको ए कैप से दिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन बताना, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, तो मैंने बताया कि वेक्टर क्या होता है और उसमें डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं। जरा देखिए, जैसे ये आई कैप है, एक्स कैप लिख दीजिए आप इसको बेशक, ये जे कैप है और ये ऊपर के कैप है। तो आई कैप जो है वो आपकी तरफ है। मैं अगर दिखाऊं इसको तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं। ये जो डायरेक्शन है, मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, मतलब बेसिकली अगर सामने दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं है, बिकॉज आप 2D में देख रहे हो मुझे। तो ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप है। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं सो दैट आप इसको देख सकें। ये आई कैप है, ये क्या बताओ, जे कैप है, और ये क्या है, के कैप है। ये 3 डायरेक्शन है, हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। इसको मैं बोलूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई पोजीशन है मेरे पास, मैं कोई पोजीशन दिखा रहा हूं, यहां पे कोई पी पॉइंट दिखा रहा हूं, ठीक है, और इसकी पोजीशन दे रखी है 2, 3, 4। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप एक्स में कितना चल रहे हो, 2। अगर आपको इस पॉइंट पे पहुंचना हो तो कैसे पहुंचोगे बताओ। आपको एक्स में चलना पड़ेगा 2, वाई में कितना चलना पड़ेगा 3, और जेड में कितना चलना पड़ेगा 4। तो इसका मतलब अगर मैं ये ओरिजिन था मेरा ओ, तो ओ से मैं पी की बात करूं, ओपी वेक्टर की, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं आई कैप की तरफ चलाऊं 2, जे कैप की तरफ चलाऊं 3, और के कैप की तरफ चलाऊं 4। ये मेरा ओपी वेक्टर आ गया, ये वाला, ये मेरा ओपी वेक्टर आ गया, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं 2 की, ये 2 क्या है, 2 बेसिकली ओपी का प्रोजेक्शन है, ओपी का कंपोनेंट है। मतलब मैं अगर इस पी पॉइंट पे चलूंगा तो मैं आई की तरफ कितना चलाऊं, मतलब एक्स की तरफ कितना चलाऊं, वो जो कंपोनेंट है वो मेरा 2 है, समझ आया, इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये 2 वाला, 3 वाला अगेन ओपी का प्रोजेक्शन है किधर, जे की तरफ, या कंपोनेंट है जे की तरफ, और ये 4 जो है ये के की तरफ कंपोनेंट है, सही है जी। तो इस तरह से मैं किसी भी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए मे बी आपने प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं एक बार कि किस तरह से हम प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या प्रोजेक्शन से कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जरा देखिए। पहले एक बार 2D की बात करते हैं। सोचिए, ये एक्स कैप है और ये वाई कैप है, और मान लीजिए मेरे पास ये कोई पोजीशन वेक्टर है 2D में, और इसकी लेंथ है 2, ये लेंथ है 2, और ये एंगल है थीटा, और ये, तो ये क्या एंगल होगा बताओ, 90 माइनस थीटा। 2D है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसका प्रोजेक्शन बताइए आप एक्स के ऊपर कितना आएगा, ये जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी। तो प्रोजेक्शन मतलब परछाई। अब वो कैसे देखते हैं, किसी भी एक्सिस पे आपको प्रोजेक्शन देखना हो या परछाई देखनी हो, तो आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कीजिए, सूरज की किरणें डालिए, ऐसे किरण डालिए। तो आप बताइए, जो सूरज का जो किरण आ रही है, ये सूरज का जो लाइट आ रही है, ये यहां पे ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक हो जाएगी तो इसकी जगह पे यहां पे ब्लैक स्पॉट बनेगा, लेकिन इसके साइड वाली जो लाइट है वो तो यहां पे ब्राइट स्पॉट बनाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो परछाई है वो यहां तक बनेगी, यहां से लेके यहां तक। और कितनी बनेगी, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं, ये लेंथ है 2, तो ये बनेगा 2 cos थीटा। ये जो लेंथ आएगी 2 cos थीटा, सही है। तो इसका मतलब ओपी लेंथ का प्रोजेक्शन एक्स की तरफ है 2 cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसका प्रोजेक्शन वाई की तरफ बताऊं, ये वाला, तो ये कितना आएगा बताइए। इधर से लाइट डालिए,
ठीक है। तो आप देखिए कहां तक, ये लाइट तो सीधा ब्राइट स्पॉट बनाएगी, ये जो लाइट है ये ब्लॉक हो जाएगी, यहां तक ये ब्लैक स्पॉट आएगा। तो ये 2 है और ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये प्रोजेक्शन कितना आएगा 2 cos 90 माइनस थीटा। 2 cos, जिस भी एक्सिस पे आपको प्रोजेक्शन निकालना होता है उस एक्सिस के साथ एंगल देख लो और उसका कोसाइन ले लो, तो क्या बनेगा 2 cos 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या बना बताइए 2 sin थीटा। ये इसकी परछाई बनेगी, प्रोजेक्शन बना, ये लेंथ आ गई वाई डायरेक्शन में। अब मुझे बताइए अगर मैं बोलूं ओपी वेक्टर क्या आएगा, ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओपी, इस पोजीशन का अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप बताओ मुझे एक्स की तरफ कितना चलना पड़ा, बताओ 2 cos थीटा एक्स कैप या आई कैप लिख लो, एक ही बात है, प्लस बोलिए 2 sin थीटा वाई कैप या जे कैप। समझ आया? इसका मतलब जो एक्स कैप का कंपोनेंट है ये क्या है बताओ, इस ओपी का प्रोजेक्शन है ये एक्स की तरफ, और ये इस ओपी का प्रोजेक्शन है वाई की तरफ। तो एग्जैक्टली यहां पे भी अगर 3D की बात करूं तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, जो 2 है वो क्या है बताओ ओपी का प्रोजेक्शन है आई की तरफ, और ये 3 जो है ये क्या है बताओ ओपी का प्रोजेक्शन है जे की तरफ, और 4 क्या है बताओ ओपी का प्रोजेक्शन है के की तरफ। सही है जी? इस तरह से 3D में वेक्टर को दिखाते हैं, इस तरह से 2D में मैंने वेक्टर को दिखाया, करेक्ट है। अब एक और चीज देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, रब कर दूं, देखेगा दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास 3 डायमेंशन है, आई कैप जे कैप के कैप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई कैप मैं इधर दिखा रहा हूं, ये आपकी तरफ है भाई, ये मेरा जे कैप है और ये मेरा के कैप है, और मान लीजिए कोई पॉइंट है पी जो ओरिजिन से एल डिस्टेंस अवे है, ठीक है जी। आई कैप के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, इसके साथ फाई, और मान लीजिए इसके साथ गामा, ठीक है, थीटा फाई गामा, ये एंगल बन रहा है। मान लीजिए एल लेंथ है इसकी, पी पॉइंट ओपी मेरा लेंथ है इसकी, एल है। अगर मैं बोलूं ओपी जो है इसका पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, मतलब ओपी पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो आप बताओ मुझे यहां पे पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा, इसकी लेंथ है एल, इसका प्रोजेक्शन बताओ आई की तरफ कितना आएगा एल cos थीटा, क्योंकि एंगल पता है मुझे एक्सिस के साथ, तो उसके साथ कोसाइन ले लो, अभी यही तो सीखा हमने। तो एल cos थीटा आई कैप प्लस बोलिए जे की तरफ कितना चलना पड़ेगा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, एल cos माफ कीजिएगा एल cos फाई जे कैप प्लस बोलिए एल cos गामा के कैप। समझ आया भाई? ये मेरा क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर ओपी। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, ओपी की डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ओपी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है बताओ एल है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका एल, तो एल से डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा cos थीटा आई कैप प्लस cos फाई जे कैप प्लस cos गामा के कैप। बोलिए दोस्तों ये मेरा क्या आ गया, ओपी की डायरेक्शन आ गई है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब डायरेक्शन तो मैं एंगल से ही निकाल सकता हूं, अगर मुझे एंगल पता चल जाए एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस के साथ, तो मैं उससे उसकी डायरेक्शन बता सकता हूं कि क्या डायरेक्शन आएगी, क्या कहते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया डायरेक्शन कोसाइंस। समझ रहे हो, इनके जो एंगल होते हैं इनके साथ इनका कोस ले लो, इनको क्या बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ जरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। इसका मतलब हमने सीखा कि थीटा फाई और गामा एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ऐसे रैंडम कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते हो इनकी। आपको अगर थीटा और फाई अगर आपने बता दिया तो गामा उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा, आप कुछ भी रैंडम नहीं मान सकते हो। मतलब ये थीटा फाई और गामा के बीच एक ऐसी रिलेशन बनेगी सच दैट ये इनका स्क्वायर हो जाए कोसाइन का, तो क्या बनना चाहिए 1 आना चाहिए। आप इनको रैंडम नहीं ले सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ जी? चलिए दोस्तों, तो मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर उसकी लेंथ दे रखी हो और एंगल दे रखे हो तो, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए इसी के ऊपर अगर मैं अभी क्वेश्चन दूं आपको कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करने पे, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेक्टर दिया, देखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। एक कोई पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको ओपी, ठीक है। ओपी वेक्टर है मान लीजिए मेरा 2 आई कैप प्लस
4 जे कैप माइनस 3 के कैप, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, प्लस मान लो, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये एंगल कितना आएगा थीटा, ये एंगल फाई और ये एंगल बीटा या गामा कितना आएगा, आपको ये बताना है, तो क्या करोगे बताओ, इसका एंगल कैसे निकालें, इसकी डायरेक्शन बताओ पहले। ओपी कैप वो क्या आएगी, 2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप बाई क्या बनेगा, रूट ऑफ बोलिए 16 प्लस 9 25 29 बन जाएगा। सही है जी। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोस थीटा आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप प्लस कोस गामा के कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो एंगल से आ जाती है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो कोस थीटा क्या आएगा बताओ जरा, वो बनेगा 2 बाई रूट 29 बन गया कोस थीटा। कोस फाई बताइए क्या आएगा, कोस फाई आएगा 4 बाई रूट 29 एंड कोस गामा क्या आएगा, कोस गामा आएगा 3 बाई रूट 29। तो आप इससे एंगल निकाल सकते हैं। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है बताइए। तो मैंने आपको बताया कि थीटा फाई गामा क्या आएगा। एक और जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं इधर वाले को, ठीक है, देखिएगा दोस्तों, देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यह है आई कैप डायरेक्शन, यह है जे कैप डायरेक्शन और यह है के कैप डायरेक्शन, ठीक है जी। और मैंने क्या किया, ये मेरा ओरिजिन है ओ, मैंने यहां से कोई लेंथ ले ली 2 मीटर, ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री और ये एंगल मैंने बोल लिया 45 डिग्री और मैंने पूछा आपसे बताइए ये गामा क्या आएगा, और इस ओपी वेक्टर को भी दिखाइए, या फिर आपसे मैंने पूछा ओपी वेक्टर ही बताओ, चलो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ओपी बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सुनिए, पहले तो गामा निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया रैंडम अगर मैंने ले लिया तो जरूरी नहीं है गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो, जरा देखते हैं कैलकुलेट होगी क्या। मैं जानता हूं कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो आप बताइए ना, कोस स्क्वायर कोस 30 क्या होता है, कोस 30 रूट 3/2, ठीक है। तो रूट 3/2 का क्या बनेगा 3/4 प्लस 1/2 नहीं प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये क्या बना बताइए जरा, ये तो बन गया 5/4 नहीं प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से कोस स्क्वायर गामा क्या है बताएंगे -1/4, जबकि स्क्वायर हो रखा है और इधर नेगेटिव है। अब ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोस स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, इसका मतलब ये गामा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो तरीका आपने दिया ना ये आई और जे के साथ जो एंगल, ये गलत है, ऐसा एंगल हो ही नहीं सकते, 3D वेक्टर नहीं बन सकता इस तरह का। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं और मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं 60 डिग्री, ठीक है। आपको समझ आया, मैंने बताया कि आपको ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं ले सकते हो आप ऐसा तो डिफाइन नहीं होगा, फिर एंगल ही डिफाइन नहीं होगा, ऐसा वेक्टर बन नहीं सकता है। तो मान लीजिए मैंने इसको 60 ले लिया। अब जरा देखते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा, ये तो बना 3/4 और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4, ठीक है जी, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, सही है। तो यहां से क्या बना, ये बन गया 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से कोस स्क्वायर गामा क्या बना बताइए जरा, वो बना 0। तो यहां से गामा की वैल्यू क्या आई π/2, इसका मतलब 90 डिग्री, इस बार एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो अब मैं ओपी वेक्टर को लिख सकता हूं क्या बताओ, लेंथ है 2, तो 2 cos 30 आई कैप, सही है जी, 2 cos 30 आई कैप। हाँ अभी देखे ना, 2 cos 30 आई कैप प्लस 2 cos 60 जे कैप प्लस 2 cos 90 के कैप। बोले दोस्तों, अब cos 90 तो क्या होता है 0, तो यही बनेगा फिर, समझ आया। तो अब देखिए किस तरह से हम ओपी वेक्टर को दिखाएंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं रब कर दूं, चलिए मैं 2D वेक्टर पे आता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, टू डी वेक्टर पे आता हूं, देखिएगा मेरा 2D वेक्टर है कोई, जैसे ये x कैप है और मान लीजिए y कैप है, 2D है और ये वेक्टर दे दिया ऐसे, मान लीजिए इसकी लेंथ दे दी 2 और इसका एंगल दे दिया 30। तो ऐसे 2 एंगल 30 लिखना भी अपने आप में वेक्टर ही है। 2D वेक्टर को ऐसे पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये भी रिप्रेजेंटेशन ठीक है, ये गलत नहीं है। 2D वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इसका मैग्नीट्यूड है और 30 क्या है इसका x, पॉजिटिव x के साथ एंगल है, इसका मतलब डायरेक्शन बता दी काइंड ऑफ।
तो ये भी एक मेरा काइंड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है। बट 3D में आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते बताइए? क्योंकि 3D में कितने एंगल बनेंगे? एक वेक्टर के साथ 3 एंगल बनेंगे। 3 को कैसे दिखाओगे? 2D में तो एक इधर का बता दोगे तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। 3D में नहीं पता चलेगा, ठीक है? 3D में तो रिलेशन अलग बनेगी, ठीक है? तो आप 3D में इस तरह से आप नहीं दिखा सकते हो। 3D में ऐसे 2D वेक्टर को ऐसे भी दिखा सकते हो। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है 2D वेक्टर का, ठीक है जी? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर रहा हूं। तो मैंने बताया कि 2D वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है? अब देखते हैं वेक्टर ऑपरेशन, ठीक है भाई? तो आप हेडिंग डालिए वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशंस, ठीक है जी? तो देखिए दोस्तों वेक्टर ऑपरेशन कैसे करेंगे। वेक्टर ऑपरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है जी? खासकर तब जब आपको कंपोनेंट दे रखे हो। जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा कोई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। मान लीजिए ऐसे दे रखा है। ये कोई वेक्टर है। अब ये जरूरी नहीं है, ये कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये कहीं से शुरू होकर कहीं पे भी खत्म हो सकता है। ये कोई वेक्टर है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है मेरे पास, मान लीजिए ये 2 3 4 पॉइंट है, और ये मान लीजिए मेरा 6 5 8 पॉइंट है, और मुझे ये वेक्टर चाहिए। ये ए वेक्टर है मान लीजिए। तो ए वेक्टर क्या आएगा? एक्स में कितना चले हो आप? 2 से 6 पे पहुंच गए हो, तो इसका मतलब 6 माइनस 2i कैप प्लस बोलिए 3 से 5 पे चले हो तो 5 माइनस 3j कैप प्लस बोलिए 8 माइनस 4k कैप। ये मेरा क्या बनेगा? ए वेक्टर बनेगा। तो अगर मैं फर्दर इसको ओपन करके लिखूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये बनेगा भाई मेरा ए वेक्टर। समझ आया भाई? तो अब देखिए ए वेक्टर मतलब ये कोई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन नहीं है। हाँ आप ये कह सकते थे, मान लीजिए मैं ओरिजिन को ले लूं तो ए वेक्टर जो आएगा आप ये कह सकते हो यहां से और यहां के बीच बताना ना, तो पहले इसकी पोजीशन लिख लो OP और फिर लिख लो OQ, तो OP माइनस OQ कर लो, ठीक है? ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये मैंने OP माइनस OQ किया देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली, ठीक है? या फिर आप ये देख सकते हो x में कितना चले हो यहां तक पहुंचने के लिए, y में कितना चले हो, z में कितना चले हो, ठीक है? तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, उससे आ जाएगा। और अगर डिस्टेंस निकालनी हो, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कैसे करोगे बताओ जरा? दिस माइनस दिस इसका स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सही है जी? आसान कहानी है, पता है सबको। तो चलो देखिए अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? देखिएगा दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। कब? जब ये कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा हो आपको। अगर मैं बोलूं a प्लस बी करना है आपको, a प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो बड़ा इजी है। कैसे करोगे बताओ? i कैप को i कैप के साथ जोड़ दो, j कैप को j कैप के साथ, k कैप को k कैप के साथ, तो प्रोजेक्शन वाइज ऐड हो जाएंगे। तो बताओ ये क्या बनेगा? 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस k कैप, ये बन जाएगा। बोले दोस्तों सही है? तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी को। सिमिलरली a माइनस बी करना हो तो क्या करेंगे बताओ जरा? तो भी बड़ा आसान है। a में से b माइनस कर दो, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। सही है जी? तो इसका मतलब अगर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा हो तो कुछ करना ही नहीं, बड़ा ही आसान है, ठीक है? डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको, ठीक है जी? बट जरा सोचिए अगर ऐसे दे रखा हो, जैसे 2D वेक्टर में अगर मैं बात करूं 1 मिनट के लिए, 2D को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दे दिया a इधर कुछ 30 डिग्री पे, और एक वेक्टर दे दिया b जो 60 डिग्री पे है, और इसकी लेंथ है मान लीजिए 4, इसकी लेंथ है 2। आपको c वेक्टर बताना है, आपको c वेक्टर बताना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आपको c वेक्टर बताना है। इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है c वेक्टर, ठीक है जी? अब वो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक तो रूल आपको बचपन से याद होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे? इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। सोचिए इनके बीच का एंगल मान लीजिए a और b के बीच का एंगल थीटा है मान लीजिए, वो निकाल सकते हो। ये 60 पे है 30 पे, तो बीच का डिफरेंस आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? 30 आएगा। 60 है 30 है तो ये 30 बचेगा। तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो बड़ा आसान है। कैसे? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 30। बड़ा आसान है। तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा इजीली निकल आएगा। बोलिए दोस्तों, ठीक है? इसमें तो कुछ था ही नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? इसका रिजल्टेंट एंगल निकालने में। ये फाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक नया रूल याद करो। ये तो फिर पाइथागोरस थ्योरम के साथ रिलेट हो जाता है।
इसलिए हमें याद रहता है। ऐसे माइनस करना हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, इस जगह पे तो और क्या दिक्कत है, एंगल की दिक्कत है। रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालें, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, अब उसके लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो बेहतर है आप फॉर्मूले याद करने के बजाय, अगर ये याद है तो अच्छी बात है, कई बार मैग्नीट्यूड निकालना होता है डायरेक्टली निकाल सकते हो। बेहतर है एंगल ये इस तरह से निकालने के बजाय, कोई फॉर्मूला याद रखने के बजाय आप एक काम कर लो, इस ए को कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर लो। बताओ ए क्या आएगा, ए क्या आएगा 2 cos 30 आई कैप प्लस 2 sin 30 जे कैप। ऐसे बी क्या आएगा 4 cos 60 आई कैप प्लस 4 sin 60 जे कैप। अब ए प्लस बी निकाल सकते हो आप, बोलिए आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ दीजिए, 2 cos 30 प्लस 4 cos 60 और ये बन गया आई कैप। फिर बोलिए 2 sin 30 प्लस 4 sin 60, ये क्या बन गया जे कैप। बोलिए दोस्तों सही है। इस तरह से मैं ए प्लस बी को दिखा देता हूं, फिर तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा बड़ा इजीली। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ले लो, इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा। और एंगल कैसे निकालें बताओ, ए प्लस बी का मतलब सी। अब मुझे देखो सी का प्रोजेक्शन पता चल गया आई कैप की तरफ, मतलब मुझे ये लेंथ पता चल गई यहां से यहां तक की, जरा देखिए ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ है ये तो सी बन गया ना, ये सी वेक्टर बन गया भाई। तो सी वेक्टर का आई कैप की तरफ प्रोजेक्शन पता चल गया, और जे कैप मतलब ये वाली लेंथ पता चल गई। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालोगे बताओ जरा, tan phi इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, मतलब वो क्या बनेगा 2 sin 30 प्लस 4 sin 60 डिवाइड बाई 2 cos 30 प्लस 4 cos 60। इससे अब आप हमारा फाई भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अगर ऐसे लेंथ और एंगल में दे रखा हो 2D वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट हम और एंगल हम इस तरह से निकाल लेंगे। बड़ा आसान केस था। मैग्नीट्यूड निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिर्फ आप एक ये भी आप यूज कर सकते हो, कई बार सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको फास्ट होना है तो आप ये भी कर सकते हो, बट एंगल के लिए फिर से कोई फॉर्मूला याद करना कर सकते हो वैसे, मतलब बट जरूरत क्या है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चले भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें वेक्टर को करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने के। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये मेरा आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है, और कोई वेक्टर दे रखा है, उसकी पोजीशन मतलब लेंथ दे रखी है एल। ठीक है, मतलब एल की वैल्यू चलो ले लो, ये एल दे नहीं रखा, मतलब देखो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के जे कैप प्लस आर के कैप, ऐसे दे रखा है। तो के और आर की वैल्यू दे नहीं रखी इसने। अच्छा, आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए दे रखा है 75 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, एक दे रखा है ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर दे रखा है 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी आपको। अच्छा, ये दे रखा है कि इसका ये जो एंगल है, ये वाला एंगल एक्स के साथ ओ क्यू का, वो दे रखा है आपको अगेन 75 डिग्री। ठीक है जी, ये 75 दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है इसका। ठीक है ना, आपको बताना है ओपी प्लस ओ क्यू, आपको ये बताना है ओपी प्लस ओ क्यू, या फिर मैं माइनस भी पूछ सकता था, ओपी माइनस ओ क्यू। अब ये कैसे निकालेंगे जरा देखिए दोस्तों। सबसे पहले ओपी के कंपोनेंट निकालते हैं। कैसे निकालोगे, मान लीजिए ओपी की लेंथ L1 है और इसकी लेंथ है L2। ठीक है, मैं जानता हूं L1 cos 60, L1 OP है ना, इसका अगर मैं I की तरफ प्रोजेक्शन निकालूंगा तो क्या बनेगा, L1 cos 60 मस्ट बी इक्वल टू 2। सही बात है, तो यहां से L1 क्या बनेगा बताओ जरा, L1 बनेगा 4। सही है जी, इसका मतलब ये लेंथ आ गई मेरे पास 4, इसकी लेंथ आ गई 4। तो फिर तो जे कैप कंपोनेंट भी आ जाएगा। क्या आएगा जे कैप कंपोनेंट, 4 cos 75, बोलो
जे कैप आ जाएगा, मतलब के की वैल्यू आ जाएगी। बताइए ना क्या आया, cos 75 निकालिए क्या बना, और यहाँ पे वैल्यू बताइए क्या आई, पॉइंट नहीं cos 75 0.26 इंटू 4 कीजिए 1.0304 लिख लो, 035 है तो 04 लिख लीजिए, सही है जी। ये मेरा जे कैप कंपोनेंट आ गया। अब आइए के कैप कंपोनेंट। के कैप कंपोनेंट के लिए कौन सा एंगल चाहिए मुझे, ये इसका ये वाला गामा चाहिए। तो गामा तो अलग से निकाल लेते हैं, कैसे, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, 1। सही बात है। तो आप बताइए ना, ये cos स्क्वायर 60 1/4 बन गया, प्लस cos स्क्वायर 75 क्या होता है बताओ, cos 75 का स्क्वायर कर दीजिए 0.26 होता है cos 75। बताओ ना कितना आ गया। कैलकुलेशन बहुत स्लो है आप लोगों को तो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलिए भाई जल्दी बोलिए, cos 75 कितना आया, cos स्क्वायर 75, या फिर आप ये कर सकते हो डायरेक्टली, है जी 0.067 और ये था 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आई बताओ जरा, 1 माइनस 1/4 माइनस 0.067। तो बताइए cos गामा क्या आया, cos गामा इसका रूट आ जाएगा, बोलिए, और उसे गामा निकालिए क्या आया, या cos गामा ही निकाल दो बस, गामा की जरूरत ही नहीं है अपने को। बोलिए भाई, cos गामा की वैल्यू निकाल दो बस, चेक कीजिए 0.707 आ रही है क्या, देखो जरा 0.707 आ रही है क्या, जल्दी चेक करो भाई। ये बन जाएगा 3/4 मतलब 0.75 माइनस 0.067 निकाल लो ना, 0.82 आ रही है, कोई बात नहीं जितनी भी आ रही है 0.826 ये बनेगा भाई, ठीक है। तो 45 कहाँ से आएगा एंगल, गलत है, 45 होता तो 0.707 होता है, ठीक है। एक बार चेक करके देखो भाई गलती ना हो बस, ठीक है। cos गामा कितना आ गया 0.826 है जी, इतना ही है। अब बताओ तो फिर ये के कैप कंपोनेंट क्या आएगा, 4 cos गामा, 4 तो इसकी लेंथ है, cos गामा, और cos गामा की वैल्यू ये आ गई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, बताओ r की वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा 4 cos गामा, r इज इक्वल टू 4 cos गामा। तो बताइए गामा cos गामा आ रखा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.331 लिख लीजिए इसको, 3.31 सही है, या 305 कर लो, चलो वो में भी इवन होता है तो उसको 305, ठीक है भाई, ऐसे कर लीजिए, करेक्ट है भाई। ये मेरे पास क्या आ गया, OP, ठीक है। अब आइए OQ में, OQ में x निकालना है मुझे, x कैसे निकालेंगे बताइए। OQ का ये एंगल दे रखा है, इसके साथ 75 है, L2 लेंथ है इसकी और 75 है, L2 मैंने अपनी तरह से माना है, तो L2 cos 75 क्या बनना चाहिए बताओ जरा, y इसका i कैप कंपोनेंट आना चाहिए विच इज 4। तो आप बताएंगे L2 क्या आएगा, 4/cos 75, बताइए L2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइड बाई cos 75, ठीक है। देखिए जल्दी 15.45, ये मेरा L2 आ गया। अब एक काम कीजिए, इसके साथ जो एंगल है वो फाई मान लो, J के साथ Q का, तो L2 cos फाई क्या आना चाहिए, L2 cos फाई मस्ट बी इक्वल टू 6। L2 की वैल्यू तो मुझे पता चली गई कितनी, 15.45, तो cos फाई क्या आ गया 6/15.45, बताएंगे क्या वैल्यू आएगी इसकी, cos फाई की वैल्यू 0.388, बहुत बढ़िया भाई, cos फाई आ गया। अब मुझे cos गामा और निकालना है इसका, ये वाला, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो मैं जानता हूं, cos स्क्वायर 75 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो आपने निकाली cos स्क्वायर 75 की, बताओ cos स्क्वायर और cos फाई की वैल्यू भी आपने निकाली है, तो बताओ ना क्या बनेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.388, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बोलिए cos 75 की क्या वैल्यू होती है, निकालिए जल्दी, 0.0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.067 और प्लस cos स्क्वायर गामा, तो यहां से cos गामा की वैल्यू आ जाएगी, बताओ cos गामा इज 1 माइनस 0.067 माइनस
0.388 का स्क्वायर और इसका रूट ले लीजिए। बोलिए भाई कोस गामा की क्या वैल्यू आई, कोस गामा की क्या वैल्यू आई वो बताइए। है जी 0.88, ये आ गया कोस गामा। तो अब मुझे L2 पता है, इसका के कैप कंपोनेंट क्या आएगा, L2 मुझे पता है, अब इसका के कैप कंपोनेंट क्या आएगा 15.45 विच इज L2। कोस ऑफ क्या कर दो बताओ, कोस ऑफ ये एंगल विच इज गामा, कोस गामा, कोस ऑफ गामा, और कोस गामा की वैल्यू आ रखी है मेरे पास, तो कितना आएगा बताओ 15.45 इंटू कोस गामा। कोस गामा कितना है 0.88, और यही तो मेरा क्या बनेगा, यही तो मेरा के कैप कंपोनेंट आएगा x। x की वैल्यू आ गई, बोलिए भाई क्या आई 13.6, तो ये बन गया 13.6, ये आ गया 13.6। अब तो ऐड करना था, मेरे ख्याल से आसान काम है यार, असली में तो वेक्टर ही लिखने थे और क्या लिखना था, ऐड करना था, बस अब तो बड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ऐड या सबट्रैक्ट कैसे करते हैं वेक्टर को, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन पे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं रब कर दूं इसको रब कर दूं। चलिए दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है जी। और वो जरा देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको जरा समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में हम दो तरह की मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको नाम दिया गया स्केलर प्रोडक्ट का, और एक हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम, और एक हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे होता है जैसे दो वेक्टर मान लीजिए, एक ए वेक्टर है उसके बीच में लगा दीजिए डॉट बी वेक्टर, और यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए दोनों को देखते हैं कि कैसे हम डॉट लेते हैं और कैसे हम क्रॉस लेते हैं, इसको जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट इसको देखते हैं। तो ए डॉट बी क्या होता है बताएंगे, वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन। जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है इधर और कोई बी वेक्टर है इधर, ठीक है जी। ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी का मतलब ये होता है। अब जरा देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा देखिए ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी का मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लो और अंदर क्या लिख लो ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा। सही बात है। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज है, ये वाली ऊपर वाली चीज, इसको जरा फोकस करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड तो ये लेंथ होगी, और बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन। ये वाली लेंथ जो है ये कितनी है बताओ, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। कौन कौन सी लेंथ, कोई भी एक वेक्टर ले लो उसकी लेंथ, और दूसरे वेक्टर की पहले वाले वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले लो, वो जो लेंथ आएगी उन लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है डॉट प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं है। सही है। तो डॉट प्रोडक्ट तो आसान है भाई, दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए इसको क्या बोला गया स्केलर प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसी वेक्टर की लेंथ लूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं बी की लेंथ ले लूं और ए का प्रोजेक्शन कहां पे ले लूं, बी पे। ए का प्रोजेक्शन यहां पे 90 डिग्री ड्रॉप करके देख लो, ये जो लेंथ आएगी ये ए का प्रोजेक्शन होगी बी पे, और ये क्या होगा ए cos थीटा। सही है जी। इस लेंथ का और इस लेंथ का मल्टीप्लिकेशन वही तो है हमें, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होता, क्या होता है बताओ, दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो मेरा डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है जी। तो आप देखिए कि किस तरह से कोई भी एक वेक्टर है उसकी लेंथ ले लो और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो उस वेक्टर के ऊपर, वो मेरा जो बनेगा वो डॉट प्रोडक्ट बनेगा, और इसी को हमने स्केलर प्रोडक्ट बोला है बिकॉज ये दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से cos थीटा क्या आएगा बताओ जरा, वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप cos थीटा निकाल सकते हो। अब दो वेक्टर मेरे 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा बनेगा उसका, जीरो। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनके बीच का वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट बनेगा जीरो। अब ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है।
एक होता है ऑर्थोनॉर्मल और एक होता है ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल कब बनते हैं बताओ? जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो और जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो। जैसे मान लीजिए एक आई कैप है, एक जे कैप है, या आई कैप जे कैप के कैप, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है बताओ जरा? आई कैप जे कैप के कैप। अगर आप देखें तो आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, के कैप इधर है, ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है और इनका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 1। तो इसका मतलब मैं इनको ऑर्थोनॉर्मल बोलूंगा। ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोगोनल थोड़ा सी बड़ी टर्म हो जाएगी, उसमें मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? ठीक है, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे है कि नहीं है ये कैसे चेक करें? उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 बन रहा है इट मींस वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है। सही है जी, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या आएगा? ये क्या बनेगा बताओ? आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 1 1 1 आ गया। अगर मैं बोलूं आई कैप डॉट जे कैप, क्या बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है। जे कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप क्या बनेगा? 1 अगेन। के कैप डॉट आई कैप क्या बनेगा? 0। समझ रहे हो? बिकॉज ये ऑर्थोनॉर्मल है, 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्लियर है भाई? अब जरा देखिए, मैं इसको रब कर दूं 1 मिनट के लिए। अब डॉट का एक और मतलब भी देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक और जगह पे भी यूज होता है, जरा देखते हैं कैसे। अगर मैं बोलूं कोई वेक्टर है मेरे पास ए, वो बनेगा 2 आई कैप, मान लीजिए वो इस तरह का है, या मे बी अगर मैं जनरलाइज लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सही है भाई? मान लीजिए ये मेरा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने वेक्टर को दिखाया। ए एक्स क्या है जरा बताएंगे? ए एक्स अभी अभी हमने पढ़ा, ए एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, और ये प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, और ये प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। सही बात है जी? अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं ए डॉट आई कैप, बताइए क्या बनेगा? ए डॉट आई कैप क्या बनेगा? वो बनेगा ए एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट आई कैप। सही बात है जी? अब ये क्या होता है? आई कैप डॉट आई कैप, ये तो 1 बन गया, ये 0 और ये 0। इसका मतलब क्या आया बताओ? आंसर आया ए एक्स। इससे क्या सीखे आप? ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमें बता रहा है कि अगर किसी भी वेक्टर का मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो आप उस डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो उस वेक्टर का। जैसे मान लीजिए मुझे ए एक्स चाहिए था, ए एक्स का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। तो अगर मुझे ए एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं ए का जो वेक्टर है मेरा वो आई कैप की तरफ, आई कैप जो डायरेक्शन है उसके साथ क्या ले लूं? उसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा प्रोजेक्शन आ जाएगा ए का आई कैप की तरफ। समझ आया मेरा पॉइंट? तो आप समझिए कि मैं किस तरह से मेरा ए एक्स निकाल रहा हूं, मतलब डॉट की हेल्प मैं कैसे लेता हूं। तो किसी भी वेक्टर का अगर किसी डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे? उस डायरेक्शन के साथ, जिस डायरेक्शन में आपको उसका प्रोजेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन के साथ उसका डॉट ले लो, उससे आपको उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट उसमें भी हेल्प करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और कोई बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। और मैं बोलूं फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब है ए का प्रोजेक्शन बताना है बी की डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे बताओ? मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताना तो क्या करते हैं आप? उस वेक्टर का डॉट ले लीजिए, किसके साथ? जिस डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन बताना है उस डायरेक्शन के साथ। तो ए वेक्टर क्या है मेरा बताओ? ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट ले लीजिए, किसके साथ बताइए? बी की डायरेक्शन के साथ। और बी की डायरेक्शन क्या है बताओ? बी वेक्टर तो मेरा ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 + 4 + 1 6। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा? इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ?
आई कैप को आई कैप के साथ ही डॉट होगा, आई कैप का कभी भी जे कैप के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो जीरो बनेगा, और आई कैप का के कैप के साथ भी नहीं हो सकता। तो आई कैप का जो कंपोनेंट है वो आई कैप के कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा 2/√6 प्लस ये बताइए जे कैप का इस जे कैप के साथ क्या बनेगा, ये बनेगा 3 × 2/√6 तो 6/√6 प्लस में बताइए क्या बनेगा, के कैप का के कैप के साथ लीजिए 1/√6। सही बात है। तो क्या बना टोटल, ये बना 9/√6। सही है जी। ये मेरा क्या आ गया, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। समझ आया अभी, आसान कहानी थी। किसी भी वेक्टर का अब मतलब मैं बताना चाहता हूं जरा देखिए, मतलब ए वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर मान लीजिए ऐसे था और इनके बीच का एंगल था थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज निकाली है इसका, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां पे तो ऐसा आएगा। तो ये लेंथ मैंने निकाली है, ठीक है, अगर आप इसको विजुलाइज करके देखें, ठीक है जी। तो ये लेंथ मेरा ए का प्रोजेक्शन है बी की डायरेक्शन में। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी वेक्टर का अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, बड़ा आसान काम है। ठीक है जी। चलिए एक मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं और उसके बाद इसका थोड़ा सा आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए भाई, मान लीजिए मेरा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखिए मेरा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आई कैप, ये जे कैप और ये हमारा के कैप, और यहां पे कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ है 2 या 10, ठीक है, और ये दे रखा 30 डिग्री, ये दे रखा है 75 डिग्री, ये कोई ओपी वेक्टर है, ठीक है। तो ओपी एक वेक्टर है और एक ओक्यू वेक्टर है। ओक्यू वेक्टर क्या दे रखा है आपको, ओक्यू वेक्टर आपको दे रखा है 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस xk कैप, ठीक है, ओक्यू वेक्टर। और ओक्यू वेक्टर का जो एंगल है इसके साथ वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। ओक्यू वेक्टर का एंगल दे रखा है xi कैप के साथ 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OQ वेक्टर, ये आपको निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप कीजिएगा। आपको इसको जो हमारा ट्यूटोरियल क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप अपना जो कमेंट बॉक्स हमारा नीचे है उसमें आप इस पे कमेंट कर सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है जी। आप ये निकालिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं किसी डायरेक्शन में। तो डॉट प्रोडक्ट हमारी हेल्प करेगा प्रोजेक्शन निकालने में। जिस भी डायरेक्शन में आपको किसी पर्टिकुलर वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन के साथ उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए बस। उससे क्या आ जाएगा, आपके पास उस वेक्टर का प्रोजेक्शन आ जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है जी। आगे बढ़ सकते हैं। एक और टर्म होती है और उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। अब वो क्या चीज होती है वो जरा देखिए दोस्तों। एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है। वो क्या होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का तो मतलब लेंथ हो गया, अब आ गया वेक्टर प्रोजेक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन भी अटैच करो उसके साथ। जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर मैं ए का कंपोनेंट बी की तरफ निकाल दूं ये वाला, तो ये तो प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, अगर मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो वो तो ये आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वो तो ये लेंथ आ जाएगी। सही बात है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन। इसका मतलब है जो ये लेंथ आई है ये तो प्रोजेक्शन है, इसके साथ डायरेक्शन और अटैच करो। ये कौन सी डायरेक्शन में है बताओ, बी कैप, तो बी कैप और लगा दो। समझ आया। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो जो आपको होमवर्क दिया गया है उसमें आप एक और दूसरा पार्ट भी लिख लो, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब ए का वेक्टर प्रोजेक्शन बताना है किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं करना, जो पहले वाला पार्ट था वेक्टर प्रोजेक्शन जो आपने जो प्रोजेक्शन निकाला है उसके साथ क्या और अटैच कर दो, डायरेक्शन और अटैच कर दो। किसकी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्शन निकाला है वो बी की डायरेक्शन में निकाला है। आप समझ रहे मेरा पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन। क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट को समझिए। डॉट प्रोडक्ट क्या है बताइए, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। और डॉट प्रोडक्ट कहां यूज होता है, अगर किसी का प्रोजेक्शन निकालना हो आप उसमें यूज कर सकते हो। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो भी आप डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। समझ रहे आप मेरा पॉइंट।
और वेक्टर प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तब भी आप डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा आपको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये दे रखा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इस बार वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ लिया। तो वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले मुझे ए को क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। ए को मुझे डॉट लेना पड़ेगा किसके साथ? बी की डायरेक्शन के साथ। बी की डायरेक्शन क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। ये तो मेरा प्रोजेक्शन आएगा, सही है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। ये बनेगा 2/√3, आई कैप को आई कैप के साथ लोगे तो 2/√3 प्लस जे कैप को जे कैप के साथ करोगे तो 1/√3। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 है और यहां पे 1/√3 है। प्लस बोलिए यहां पे के कैप 1 है, यहां पे 1/√3, तो 1/√3 ये और आ गया। तो कितना आया बताओ जरा। ये आ गया 4/√3। ये तो प्रोजेक्शन है ए का। ए का प्रोजेक्शन है तो बी की तरफ, बट मुझे क्या चाहिए? वेक्टर प्रोजेक्शन। इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन और अटैच करनी है। किसकी डायरेक्शन? बी की डायरेक्शन में है, तो बी की डायरेक्शन तो ये है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। तो क्या बना आंसर बताइए? ये बन गया 4/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मेरा क्या आ गया बताओ? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो आज के एपिसोड का टाइम यहीं पे खत्म होता है भाई। ठीक है, तो मैंने आज थोड़ा सा वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो उसमें भी हम फिर से वेक्टर के बारे में ही थोड़ा सा सीखेंगे एंड देखते हैं कि और कहाँ तक जाता है वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो बेसिक ऑपरेशंस है पहले वो देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके जो ट्यूटोरियल है, जो हमारा क्वेश्चन बेस्ड मॉड्यूल है, उसमें हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना इनको रिवाइज कीजिएगा, इनको देखिए और अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।